जी, क्या जी। कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं या कांग्रेस के स्ट्रक्चर में कुछ कमी है, इसलिए विधायक उन्हें छोड़ के भाग रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं? कांग्रेस बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को इंदिरा गांधी जी से सीखना चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने कैसे पार्टी चलाई, किस तरह से अपने आप को स्थापित किया, जो लोग विद्रोह करते थे या विरोध करते थे, उनको किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया। तो कांग्रेस को अपने इतिहास को देखना चाहिए और कि 2026 चल रहा है, इस दौरान अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते, तो क्या उनके निर्णय सही रहते? जैसे हाँ, मोदी जी लगता कहीं तो न है। कहीं बहुत सारी चूक कर रहे हैं। देखिए, लगता तो है राहुल गांधी जी अगर इस समय प्रधानमंत्री होते, लेकिन अब ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल सा सवाल है, अगर होते तो क्या हुँ, होता, कैसे डिसीजन लेते? लेकिन लगता तो है, जिस तरह से राहुल गांधी बात करते हैं। अभी के टाइम पे मोदी जी पर एप्स्टीन का दबाव बहुत ज़्यादा है। उनका भी नाम है, उनके कई नेताओं का भी नाम आ मंत्रियों रहा के नाम है। है, अनिल अंबानी का नाम है। कई जी। लोग तो ये कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला जी से मैं मिला तो उन्होंने तो ये कहा कि एप्स्टीन से जो अनिल अंबानी मिल रहे थे या लड़कियों की बात कर रहे थे, वो मोदी जी के लिए कर रहे थे। बताइए। तो क्या सर मोदी सरकार इस बार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या फिर समय से पहले गिर सकते हैं? कांग्रेसी तो चाहते हैं ज़्यादातर कांग्रेसी चाहते हैं कि समय से पहले गिर जाए। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा था कि मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं, अगर वो जो खुल खुल गए गए तो सरकार गिर जाएगी, मोदी जी को रिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं सर, आप जी, तो जी। देख ही रहे हैं। क्या लगता हाँ, है अभी बीजेपी डिक्लेयर की हुआ है। संभावना बीजेपी है की सर? नहीं, संभावना नहीं है। मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था। देखिए कड़वी बात हो जाएगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी अलर्ट हो जाएँ, अभी 1 महीना है वोटिंग में। 5 में से 1 भी राज्य शायद भारतीय जनता पार्टी ना जीत पाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कांग्रेस के अंदरूनी मुद्दों पर और उनके भविष्य के बारे में। और इस पर डिस्कस करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारत के एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनर श्री शहनवाज चौधरी भारती जी। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं करते। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर बहुत आप? बढ़िया, ज़बरदस्त, बताइए। सर मेरा आज का सवाल सबसे पहले ये रहेगा कि पिछले कुछ दिनों हुए राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने मुझे मालूम था हम यहीं से शुरू करेंगी। क्रॉस वोटिंग की है। जी, क्या जी। कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं या कांग्रेस के स्ट्रक्चर में कुछ कमी है, इसलिए विधायक उन्हें छोड़ के भाग रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के स्ट्रक्चर में तो कमी नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस जैसे मैं बार-बार बोलता हूँ राजनीति के बारे में, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं जी कांग्रेस जी। की राजनीति के बारे में। कांग्रेस बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है और इंटरनल डेमोक्रेसी जब भी किसी पार्टी में होगी, उसमें विधायकों का जाना या विधायकों का अपनी राय रखना, वो स्वाभाविक है, होगा। हम्म। लेकिन पार्टियाँ ऐसे नहीं चलती हैं, मैं ये भी मानता हूँ। जी। अगर कांग्रेस को सीखना चाहिए तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई लोग कहते हैं मोदी जी से सीखो, तो मोदी जी से तो नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि बीजेपी से कांग्रेस क्यों सीखेगी? हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को इंदिरा गांधी जी से सीखना चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने कैसे पार्टी चलाई, किस तरह से अपने आप को स्थापित किया, जो लोग विद्रोह करते थे या विरोध करते थे, उनको किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया। जी। तो कांग्रेस को अपने इतिहास को देखना चाहिए और अगर आपके विधायक आपके कंट्रोल में नहीं है, हम्म। तो ये मैसेज जाएगा कि भई आप जब जिन लोगों को विधायक लेकर के आ रहे हैं, क्या हम उनकी स्क्रूटनी ठीक नहीं कर रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं कि अरे साहब, वो बीजेपी तो पैसा दे देती है। जी। तो अगर पैसा देती है तो जो बिका हुआ है उसी को तो पैसा देगी ना। हम्म। मान लो मुझे कोई खरीदना चाहता है, लेकिन मैं बिकना ही नहीं चाहता, तो कोई मुझे कैसे खरीद लेगा? बिल्कुल। तो वो बिकना चाहते हैं तभी तो खरीदता है कोई। सही बात तो है। वो ना बिके, इसके लिए कांग्रेस को अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव करना चाहिए। लेकिन थोड़ा-सा सख्ती करनी पड़ेगी। मतलब पॉलिटिकल पार्टी ऐसे समझो, एक पेड़ का जो तना होता है, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी की सीनियर लीडरशिप होती है। हम्म। कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को, राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, बाकी डिसीजन मेकर्स को थोड़ा-सा रिजिड होना पड़ेगा और सख्त फैसला लेना पड़ेगा। चलिए, धोखा कोई भी दे सकता है, गद्दारी कोई भी कर सकता है, कोई भी क्रॉस वोटिंग कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्या? क्या? राइट। अभी उन्हें क्या लगता है विधायकों को पार्टी क्या करेगी? शो कॉज़ नोटिस देगी, थोड़ा बातचीत करेगी, बात खत्म हो जाएगी। पार्टी को कोई सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। क्या ऐसे विधायकों को बैन कर देना चाहिए कि वो किसी और हाँ, पार्टी को मतलब ना उनको जॉइन करें? पार्टी से निकाल देना चाहिए तुरंत के तुरंत। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई व्यक्ति पार्टी से एमएलए बनता है, हुँ। तो एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसको पार्टी निकाल देती है, तो उसकी सदस्यता बनी रहती है। ओह! तो एमएलए रहेगा वो, भले ही हुँ। वो पार्टी का नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो वो पार्टियाँ चाहती हैं कि उनको ना निकाला जाए, क्योंकि जी। निकाल देने से तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी, उसे तो लाभ हो जाएगा हाँ, और हमें तो कुछ मिलेगा नहीं ज़्यादा। तो बिल्कुल। पार्टियाँ जनरली ऐसा नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, उनको निकाला जाए और जिनको टिकट दिया जाए, शुरुआत में ही देख लिया जाए कि उनका बैकग्राउंड कैसा है।
जो बिकने वाले लोग होते हैं उनका पता चल जाता है। बिल्कुल पता चल जाता बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, पॉलिटिक्स में भी पैरामीटर्स हैं। और अगर कोई व्यक्ति ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, इनकम टैक्स के डर से या किसी और दबाव में आ सकता है, नहीं आ सकता, ये भी टिकट देने से पहले पता चल जाता है कि व्यक्ति डरने वाला है कि लड़ने वाला है। अगर डरने वाला व्यक्ति है तो उसे टिकट ही ना दिया जाए, बिल्कुल उसे सांसद विधायक क्यों बनाया जाए। और अगर आप बना रहे हैं ऐसे व्यक्ति को तो फिर ये तो हमेशा बना रहेगा। और कांग्रेस को थोड़ा सा एक्शन मोड में आना पड़ेगा और सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। ऐसे लोगों को निष्कासित किया जाए पार्टी से, और इनको जो समर्थन करते हैं, क्योंकि कोई एमएलए अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करता, जैसे ऐसे पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हरियाणा में जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की जी उनका संरक्षक एक सांसद है हरियाणा का ही, कांग्रेस का सांसद है। जी कांग्रेस का सांसद होते हुए वो कांग्रेस के अपने विधायकों को, क्योंकि वो उसके खेमे के लोग हैं, क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार करता है। तो उस सांसद को भी हटाना चाहिए ना कि उसने क्यों ऐसा करने दिया। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस लेकिन को वो वीक खास करता जा है, रहा है। लेकिन वो खास है सीनियर लीडरशिप का। तो सीनियर लीडरशिप उसको झेल रही है, लेकिन कब तक झेलेंगे आप। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर फैसला लेना पड़ेगा। और हुआ तो गलत ही है, कांग्रेस की छवि बन गई है बिल्कुल। कि वो एमएलए आते हैं, बिक जाते हैं, तो बिकाऊ है तो उनको कोई भी खरीदेगा ही। ऐसा नहीं लगता है सर, जैसे कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, राहुल गांधी जी की जो नीतियां हैं या रणनीति जो बनाते हैं उनको फेल कर देते हैं बिकॉज ऑफ उन्हें कई बार नहीं धोखा नहीं, देने की राहुल वजह गांधी जी की रणनीतियां मुझे नहीं लगता वो फेल कर पाएंगे। कोई भी विधायक किसी बड़े नेता की रणनीति फेल नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ एक डेंट पड़ता है, एक मैसेज जाता है कि सीनियर लीडरशिप, चाहे वो राहुल गांधी जी या बाकी लोगों के, उनके कंट्रोल में नहीं है उनके लोग। तो ये मैसेज जाना ठीक नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। वर्तमान में हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अगर ये काम बीजेपी में होगा तो आप देखिए बीजेपी और ज्यादा सख्त फैसला लेगी जी। लेकिन ठीक है, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, तो ये तो नहीं कह सकते कि जो काम बीजेपी करती है वही काम कांग्रेस करे, लेकिन कम से कम सख्ती तो दिखानी पड़ेगी। और अगर कोई दबा रहा है किसी भी कारण से राहुल गांधी जी को, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि सीनियर लीडरशिप को कोई दबा पाएगा, लेकिन अगर कोई दबा रहा है किसी भी कारण से दबा रहा है, तो फिर तो पार्टी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोई हमें दबाव में नहीं आना है। और इतनी बड़ी पार्टी आती भी नहीं दबाव में, लेकिन मुझे लग रहा है कि डेंट जो पड़ रहा है उसको रोकने की जरूरत है। बिल्कुल। जैसे हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, उस दौरान आपने कहा था कि इस देश को सिर्फ राहुल गांधी जी ही बचा सकते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था सिर्फ राहुल गांधी, बट मैंने कहा था कि कांग्रेस में अगर उस समय शायद तब की बात है जब राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, तब की बात है। मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ राहुल गांधी बचा सकते हैं, मैंने कहा था कि राहुल गांधी की नीतियां अच्छी हैं। अगर देश को ऐसा नेता मिले, और कांग्रेस, सबसे पहले तो कांग्रेस उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार करे, तब वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बने थे, तो आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस ने उस बात को माना। तो यकीनन राहुल गांधी की सोच विचार औरों से बेहतर लगते हैं मुझे। वर्तमान में मुझे लगता है कि देश में कोई भी और नेता ऐसा नहीं है जो जितना मुखर होकर के राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, कोई और नेता कर रहा है। चाहे वो आरएसएस की बात कर लें, चाहे वो बीजेपी की बात कर लें, या जितने भी मुद्दे होते हैं वर्तमान में, जो मुद्दे चल रहे हैं उनमें देखिए कितना मुखर होकर के राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, और वो मुद्दे देशहित के मुद्दे हैं। और राहुल गांधी जी सबसे मिल रहे हैं, लोकोमोटिव पायलट से मिले, वो अभी एक सैनिक के घर गए, उनको घायल हो गए थे नक्सली हमले में, वहां गए, मजदूरों से मिल रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो निर्भया कांड हुआ उसमें उसका जो निर्भया का भाई था उसको पायलट बनाया राहुल गांधी जी ने, और कहीं पर इसको प्रमोट नहीं किया कि मैंने उसका फीस का खर्चा उठाया, जिम्मेदारी उठाया, और आज वो लड़का पायलट है। तो होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं, और राहुल गांधी जी शायद अपनी वो बातें बताना नहीं चाहते या बता नहीं पाते, या क्योंकि गांधी परिवार में, गांधी नेहरू फैमिली में यह है कि जब नेकी कर दी तो दरिया में डाल, नेकी करके बोलना नहीं। जैसे अभी पहलगाम में जो हमला हुआ, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, शायद आपको भी ना पता हो, उन अनाथ बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्चा राहुल गांधी उठा रहे हैं। इसके बारे में तो शायद बिल्कुल भी चर्चा लोगों नहीं को है, पता ही नहीं है। और प्रॉब्लम ये कि कांग्रेसी भी इस बात को नहीं प्रमोट करते। चलिए राहुल गांधी जी मैं मानता हूँ अच्छे व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहते होंगे कि मेरी जो समाज सेवा कर रहा हूँ उसके बदले में मैं प्रमोशन करूं, लेकिन कम से कम कांग्रेस के नेता तो करें, बिल्कुल उनके एमपी एमएलए तो करें। वो एमपी एमएलए भी नहीं बताते, ये तो कहीं कहीं कोई खबर छप जाती है तो पता चल जाता है। हम लोग जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं तो वो इन्वॉल्व रहते हैं इन चीजों में, तो पता चल जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी की सोच बहुत अच्छी है, विजनरी लीडर है, लेकिन शायद उतनी मजबूत टीम या वैसी टीम नहीं है जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे सर जो राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ बोला है और वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बोला ना, देखो अभी यूक्रेन वाले मुद्दे पे उन्होंने बोला कि लंबा चलेगा, वो हुआ। अभी ये जो ईरान वाला युद्ध चल रहा है उस पे बोला उन्होंने, गैस के बारे में बोला, उससे पहले उन्होंने नोटबंदी के बारे में बोला था, उसके बाद उन्होंने जीएसटी के बारे में बोला था, कोरोना के बारे में उन्होंने आगाह किया था सरकार को। जब ऑपरेशन ये सिंदूर हुआ उसमें बताया
कि किस तरह से बैटरी और रोबोटिक्स और ड्रोन से लड़ाई होने वाली है, चाइना कैसे डोमिनेट कर रहा है, वो सारी बातें आज सच होती नजर आ रही हैं। सरकार पहले डिनायल मोड में आती है और फिर बाद में राहुल गांधी जी की बात मान लेती है। तो प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी शायद भविष्य देख पा रहे हैं, या क्योंकि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनके शायद कोर कमेटी में ऐसे लोग हैं जो भविष्य की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, ज्यादातर मुद्दे जो राहुल गांधी जी ने उठाए वो देश हित के मुद्दे हैं, राष्ट्र हित के मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी बैकफुट पर है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा रहा हो, या सेना के अभी नरवाने साहब की जो किताब आई पूर्व जनरल की, उसका मुद्दा अभी इस बार सदन में रहा हो, तो ज्यादातर बातें उन्होंने जेन्युइन उठाई हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी मजबूती से लड़ रहे हैं और जनता की आवाज बन रहे हैं, और इसीलिए शायद उन्हें ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पर जितना रील वायरल राहुल गांधी जी की हो रही है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उतना नरेंद्र मोदी को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब सुन नहीं रहे। जबकि फॉलोअर ज्यादा नरेंद्र मोदी के, राहुल गांधी जी से नरेंद्र मोदी जी के फॉलोअर शायद 4-5 गुना, शायद उससे भी ज्यादा होंगे, बिल्कुल ज्यादा है। लेकिन व्यूज आधे भी नहीं है। राहुल गांधी के व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग उनको ज्यादा सुनना पसंद कर रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है कि कोई व्यक्ति हमारी बात कर रहा है। राइट। और जो मैंने उस पॉडकास्ट में कहा था वही सच है कि जो 2013 के नरेंद्र मोदी थे, वह 2026 में राहुल गांधी हैं। सेम वैसे ही जैसे 2013 में नरेंद्र मोदी को लोग देख रहे थे कि भाई हाँ, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मुखर होकर के बोल रहे हैं और सरकार बैकफुट पर है, वर्तमान में वैसा ही हो रहा है। ओके, तो मतलब अगर आज के 2026 चल रहा है, इस दौरान अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते, तो क्या उनके निर्णय सही रहते? जैसे हाँ, मोदी जी कहीं तो ना कहीं बहुत सारी चूक कर रहे हैं निर्णय लेते के दौरान। नहीं, देखिए लगता तो है राहुल गांधी जी अगर इस समय प्रधानमंत्री होते, लेकिन अब ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल सा सवाल है, अगर होते तो क्या होता, कैसे डिसीजन लेते। लेकिन लगता तो है जिस तरह से राहुल गांधी बात करते हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में कैसे पता चलता है कि व्यक्ति क्या करने वाला है। भाई जब तक उसको जिम्मेदारी ना मिले तो नहीं पता चलेगा ना। भाई आपको एक संस्था आप चला रही हैं और उसमें आपने किस तरह के पॉडकास्ट किए, किस तरह से काम किया, करके तो पता चला। बिल्कुल। बिना जिम्मेदारी दिए कैसे पता चलता? सही बात। मैं एक इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं, अगर मैं ये काम करता ही नहीं तो लोगों को मेरी काबिलियत कैसे पता चलती कि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर बन भी सकता हूं कि नहीं बन सकता। तो राहुल गांधी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ली नहीं है। वो चाहते तो पिछली सरकार में वो मंत्री बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया। तो अभी ये कह पाना तो मुश्किल है कि वो कैसे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। लेकिन हाँ, सांसद के तौर पर अगर बात करें, चाहे वायनाड के सांसद के तौर पर बात करें या अभी अमेठी के सांसद के रूप में बात करें, राहुल गांधी जी ने अपनी एक छाप छोड़ी है और लोग, वहां की जनता उनसे खुश है, उनके काम करने के ढंग से। तो लगता है कि अगर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो शायद उसको बहुत बेहतर तरीके से निभाएंगे। कम से कम वो गलतियां नहीं करेंगे जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। जैसे अमेरिका का दबाव बहुत ज्यादा है नरेंद्र मोदी जी पर। हाँ, और राहुल गांधी जी, मुझे नहीं लगता कि उतना दबाव उन पर डाला जा सकता है। अब ये तो फिर जब सत्ता में आएंगे तो पता चलेगा कि वो कैसा काम करेंगे। लेकिन अभी लगता है कि हाँ, अगर उन्हें वो इस समय होते तो शायद देश की स्थिति थोड़ी बेहतर होती। बिल्कुल। अभी के टाइम पे मोदी जी पर एप्स्टीन का दबाव बहुत ज्यादा है। एप्स्टीन फाइल में देखिए क्या है, अब क्या बोलूं, उनका भी नाम है, उनके कई नेताओं का भी नाम है, मंत्रियों के नाम है, अनिल अंबानी का नाम है। कई लोग तो ये कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला जी से मैं मिला तो उन्होंने तो ये कहा कि एप्स्टीन से जो अनिल अंबानी मिल रहे थे या लड़कियों की बात कर रहे थे, वो मोदी जी के लिए कर रहे थे। बताइए, बहुत कुछ शंकर सिंह वाघेला जी ने ऐसा बोला, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है उन्होंने जो बोला, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। और नरेंद्र मोदी जी के लिए ही ये सब काम हो रहा था। तो नरेंद्र मोदी जी का नाम भी कई जगह पर है, हरदीप पुरी जी का तो नाम है ही। तो एप्स्टीन का मुद्दा भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता को इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। क्योंकि जितना मैंने पॉलिटिशियंस को देखा, राजनीति को देखा, जनता को इस बात से फर्क पड़ता है कि नेता हमारे लिए क्या कर रहा है, जो हमें कह रहा है और जो डिलीवर कर रहा है उसमें कितना अंतर है। अगर नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर दें, व्यापार की स्थिति को ठीक कर दें, जो कर्जे कारण लोग परेशान हैं उनको बचा लें, महंगाई को कंट्रोल में कर लें, तो ये एप्स्टीन ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा भारत में मुझे नहीं लगता चलने वाला है। क्योंकि जनता को मालूम है नेता थोड़ा बहुत इधर उधर तो करते ही हैं अब उसमें। और एप्स्टीन वाला मुद्दा इंडिया में इसलिए भी नहीं चलेगा क्योंकि उतनी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन ही नहीं है। ज्यादातर को तो, जो हमारे ऑडियंस भी सुन रहे हैं, उनको भी नहीं पता होगा। खैर, हमारी ऑडियंस तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकली मेच्योर है तो पता हो, लेकिन ज्यादातर गांव में जाके पूछो तो उन्हें पता ही नहीं एप्स्टीन फाइल है क्या, नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता, क्यों मुद्दा है क्या एक्चुअल में, उसमें क्या हो रहा है। तो जनता को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी पर फर्क है
क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो जो अमेरिका का दबाव है, काफी नजर भी आ रहा है। हाँ, उसका दबाव का कारण यही हो सकता है कि शायद जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी सारी बातें अमेरिका की मान रहे हैं। ट्रम्प ने इतनी बार बोला, 50 से ज्यादा बार, शायद अब तो शायद 70-80 बार बोल दिया कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। जबकि भारत सरकार का स्टैंड ये है कि नहीं, हम किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी सदन में नहीं कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर अमेरिका या ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी सदन में आए और बोले कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं जी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला एक बार भी। अभी भी स्वीकार नहीं किया। हाँ, नहीं किया कि भाई वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई अभी 30 दिन के लिए आपको छूट दे रहे हैं, रशिया से तेल ले लो। अरे अमेरिका कौन होता है भारत को छूट देने वाला, भारत के प्रधानमंत्री को छूट देने वाला? तो प्रधानमंत्री को क्लियर बोलना चाहिए था, भाई हम एक स्वतंत्र देश है, अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा हम किससे तेल खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है जो नरेंद्र मोदी जी फॉलो कर रहे हैं कि चुप हो जाओ और टाइम के साथ सब चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या कांग्रेस पहले से अधिक मतलब आक्रोश के साथ संसद, सड़क और बीजेपी पे या आरएसएस पे मुद्दा उठा रही है? कांग्रेस थोड़ी सी एग्रेसिव तो हुई है। कांग्रेस ने जिस तरह से अभी जो एआई समिट हुआ उसमें युवाओं ने, यूथ कांग्रेस के लोगों ने जाकर के बताया कि भारत की असली स्थिति क्या है। और जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मुद्दा बना, आपने देखा कि उन्होंने दूसरे चाइना के देश के रोबोट को कुछ जो डॉगी था उसको बता दिया कि हमने डेवलप किया है। और मुझे नहीं मालूम कि ऐसी यूनिवर्सिटी को वहाँ जगह कैसे दे दी गई। लेकिन उन मुद्दों को कांग्रेस के लोगों ने, यूथ कांग्रेस ने, मेन कांग्रेस बॉडी ने और राहुल गांधी जी ने भी सदन में भी और सब जगह बहुत अच्छी तरह से उठाया। और उसका लाभ ये मिल रहा है कि भले ही वो वोट पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी का जो वोटर बेस है या समर्थक वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं ये मानता है कि नरेंद्र मोदी जी जितना बोल रहे हैं और जितना कर रहे हैं उसमें अंतर है। ये दिखने लगा है। और होता क्या है, कोई भी एकदम से पॉलिटिकल चेंज नहीं आता है, धीरे धीरे पॉलिटिकल चेंज आता है। आहिस्ता 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 नरेंद्र मोदी जी के समर्थक भी बात समझने लगे हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ध्रुवीकरण करके सरकार तो बन जाती है, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें क्या मिलता है? करेक्ट। बीजेपी के लोग भी तो है ना, बेरोजगार तो वो भी हैं। व्यापारी तो ज्यादातर बीजेपी का सपोर्टर है। और आज व्यापार की स्थिति आपको पता है कितनी बुरी स्थिति है। मतलब आप किसी भी मार्केट में जाके पूछो व्यापारी से कि भाई 10 साल में व्यापार कितना बढ़ा है या कितना घटा है, कोई बता देगा। मैं गुजरात में काम कर रहा हूँ, गुजरात में व्यापारी आ रहे हैं जिनका 10-10, 20-20 करोड़ का व्यापार हुआ करता था और आज वो लोग कर्जे में है। सूरत में जो डायमंड इंडस्ट्री थी, जो कपड़ा इंडस्ट्री है, वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और सरकार इस पर बात नहीं कर रही है। तो जब तक वो ठीक है 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, लेकिन एक दिन आएगा जब बीजेपी के सपोर्टर भी ये सोचने लगेंगे कि यार हमने नरेंद्र मोदी जी को वोट किया था, लेकिन उससे अल्टीमेटली हमें क्या मिला? नरेंद्र मोदी जी को तो सत्ता भी मिली, नरेंद्र मोदी जी को तो सुरक्षा भी मिली, सुविधाएं भी मिली, और आज नहीं तो कल उन्हें जब भी सत्ता से बाहर जाएंगे तो उसके बाद भी उन्हें सुविधाएं मिलती रहेंगी। लेकिन उनका क्या, उस वोटर का जिन्होंने उन्हें वोट किया, जो व्यक्ति, जो युवा 18 वर्ष का था जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आज वो युवा 2026 में आते आते कितने साल का हो गया होगा? वो 28-30 साल का हो गया। 28 साल का आराम से। अब वो 30 साल का है आज और वो बेरोजगार है। अब वो कहता आएगा तो मोदी, तो लेकिन कब तक बोलेगा वो ये बात? फिर जिस तरह से उनका जो कोर बेस है, भारतीय जनता पार्टी का कोर बेस कौन है? हम सबको पता है कि अपर कास्ट का कोर वोट बेस है। बिल्कुल। फिर चाहे यूजीसी का मुद्दा हो या अभी यूपी एसआई परीक्षा में जिस तरह के सवाल पूछे गए, तो उससे वो अपर कास्ट भी नाराज है और उसको एड्रेस भी नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। अभी देखा जाए तो मास ऑडियंस या रूरल एरिया में कहीं ना कहीं बीजेपी को लेके बहुत ज्यादा आक्रोश है कि हाँ, नाराजगी है। देखिए यूजीसी आने के दौरान, और अभी जो आपने जैसे बताया कि अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें हाँ, सीधे सीधे पंडित और एंड ऑल। हाँ, मतलब मैं खैर जाति पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये सच्चाई है कि हाँ, आप क्या कर रहे हो, आप अपने कोर वोटर को नाराज कर रहे हो जी। और प्रॉब्लम ये है कि गलती हुई वो ठीक है, गलती तो किसी भी हो सकती है, उसको एड्रेस नहीं कर रहे ना प्रॉपर आप। तो जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है? जनता के बीच में जा रहा है कि यार ये सत्ता भोगी हैं, सिर्फ हमें लड़ाते रहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें तो कुछ मिलता नहीं। और ये बात अभी भले ही उतनी मुखर होकर लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन धीरे 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 घर घर तक पहुंच रही है। बिल्कुल पहुंच। अब सोचिए आज 11 साल 12 साल हो गए सत्ता में मोदी जी को, अभी भी वो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, तो कब तक नहीं करेंगे? आज वो महंगाई की बात नहीं करते। किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से पूछो महंगाई है कि नहीं है, वो कहता नहीं महंगाई कोई नहीं है। अच्छा, जो व्यक्ति रोज मार्केट में जा रहा है खरीदने, उसे तो पता है। आप जाते हो रोज सब्जी लेने, सामान लेने, मैं जाता हूँ तो हमें पता है महंगाई तो है। बिल्कुल है महंगाई। अच्छा, वो कह रहे नहीं है, तो कब तक झूठ बोल लेंगे? जनता तो रोज झेल रही है ना। या जो व्यक्ति बेरोजगार बैठा हुआ है, उसके बाद रोजगार नहीं है, अब आपको नहीं रोजगार की दिक्कत ही नहीं है, कोई बेरोजगार ही नहीं है,
रोजगार की समस्या ही नहीं है, तो लोग कब तक मान लेंगे? लोग कहेंगे नहीं भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं। मतलब पहले चलता आया था ना, फूट डालो, आपस में लड़वा दो और जीत जाओ, नहीं एक खैर ये तो ज्यादा स्टोरी है। सख्त हो जाएगा, फूट डालो, लेकिन हाँ पर कम से ये कम। मुद्दे मैं कई बार, मैं रूरल एरिया से हूँ, मैंने ये मुद्दे उठते हुए देखे हैं इस हम्म दौरान। हम्म कई ये राजनीतिक नेता या मैंने और ऑडियंस के थ्रू ये बहुत बात सुनी है कि इस तरीके से लग रहा है कि आपस में लड़वा के देखिए, और इस चीज का नेता फायदा जो उठाने बोल वाले रहे हैं हैं। ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी कमी है, जो नेता हम्म बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें बड़ा अंतर है। ये बोलते हैं भाई बटेंगे तो कटेंगे, हम्म लेकिन फिर जातियों में बांटने का काम जी करते हैं, जी तो उससे बिल्कुल। वो वोटर जो उनका कोर वोटर है हम्म वो नाराज होता है। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिल रहा है, देखिए विकास का मुद्दा, बाकी मुद्दे वो हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हिंदुत्व का मुद्दा है, जो ध्रुवीकरण का मुद्दा है, जो मुसलमानों के खिलाफ या दूसरी धर्मों के खिलाफ बोलने का मुद्दा है, उसके कारण भी एक बहुत बड़ा वोट शेयर उन्हें मिलता है, और इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम्म इसको मतलब नकारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हम बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक हम समाधान नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तो वो वोट मिलता है उन्हें। बिल्कुल मिल रहा प्रॉब्लम ये है कि अब उस वोट को भी ये लगने लगा है, जो कट्टर वोटर है, कि यार हमें क्या मिल रहा है। हम तो बार बार नरेंद्र मोदी जी को सरकार देते हैं, राज्य में भी सरकार बना रहे हैं, केंद्र में भी सरकार बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी तो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, बिल्कुल। हमारे बच्चों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो जब उनमें डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा, तो वो लोग क्या है, उनका भले ही संख्या बल ज्यादा नहीं है, अपर कास्ट 12%, 15%, मैक्सिमम 20%, तो वो इतना बड़ा वोट शेयर नहीं है कि वो सरकार बना ले किसी की, लेकिन वो सरकार गिरा जरूर सकता है, गिरा जरूर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। वोकल है। हम्म जो अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण हो गए, वैश्य समाज हो गया, क्षत्रिय समाज हो गया, ये लोग बहुत वोकल हैं। हम्म और ये समझिए कि एक ब्राह्मण परिवार कम से कम 10 परिवारों को इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल करता है सही। एक वैश्य परिवार, एक बनिए का परिवार कम से कम 10 परिवारों को इन्फ्लुएंस करता है, एक क्षत्रिय परिवार 10 परिवारों को इन्फ्लुएंस करता है, जबकि शूद्र का परिवार, चाहे वो ओबीसी हो या एससी एसटी माइनॉरिटी हो, वो ज्यादा परिवारों को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। तो भले ही उनका वोट शेयर कम है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो यानी अगर मानो वो 10% है, तो समाज में उनका 80% वर्चस्व है, इस कारण से क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वो वोकल है, वो डरते नहीं है। अब आप उन्हें नाराज कर रहे हैं, तो जी अल्टीमेटली होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो हो जाएंगे, और वो कहाँ जाएंगे? उनके पास अल्टीमेटली घूम फिर के कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस भी अपर कास्ट की पार्टी हुआ करती थी कभी। अपर कास्ट लोग ज्यादा वो नहीं वोट करते थे, तो लोअर कास्ट भी कांग्रेस को वोट करेगा, एससी एसटी भी वोट करेगा, अपर कास्ट भी करेगा, तो फिर बीजेपी को कौन वोट करेगा? करेक्ट। तो ये बीजेपी का वही 10-15% वोट रह जाएगा और बीजेपी समाप्त हो जाएगी। और बिल्कुल शायद मतलब होता भी है, कोई व्यक्ति जब पीक पे जाता है तो गिरने का है। गिरने का ही, जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब उस दौरान अपर कास्ट ने ही काफी उनकी हेल्प की हाँ और उस भाई, वो दौरान तो पूरी सत्ता ही भाई बदल दी थी। सबको पता है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी बोला जाता था ना हाँ बीजेपी को, तो ये जी तो छुपा हुआ नहीं है किसी से। आज क्या किया बीजेपी ने? सबको साथ लेने की कोशिश की, सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस सब में वही छूट गए जो कोर वोटर है। कोर वोटर और करेक्ट। धीरे 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 वो लोग ये समझने लगे, हम्म क्योंकि नीतियां सारी कुछ 10-20-100 परिवारों को देख करके बन रही हैं, बाकी परिवार, वैश्य समाज का बाकी परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल किसी भी, हाँ, किसी भी व्यापारी से पूछो आप। हम्म मैं तो कर्जा मुक्ति अभियान भी चला रहा हूँ, तो आप देखो कि व्यापारी रो रहे हैं, जी और व्यापारी उनका कोर वोटर है, और व्यापारी की वो सुन नहीं रहे, वो कहते हैं तो झूठ बोल रहे हैं, व्यापारी तो चोर है। हम्म जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोलेंगे व्यापारी चोर है, जब नरेंद्र मोदी जी उनको सुनेंगे नहीं, उनकी वित्त मंत्री उनकी मदद नहीं करेंगी, तो कब तक वो आपके साथ जुड़ा रहेगा भाई? एक दिन आएगा वो छूट जाएगा। जीएसटी से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे और मझोले व्यापारियों को हुआ ना, बिल्कुल और जीएसटी सरकार ने लगा, और सरकार कहती है नहीं हमने बढ़िया करा। तो बढ़िया करा तो फिर जीएसटी में आपने चेंजेस क्यों करे? अगर बहुत बढ़िया था जीएसटी, तो इतने चेंजेस क्यों करने पड़े आपको? बिल्कुल तो समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बैकफुट पर है, उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल रहा है। बिल्कुल। जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं सर, आप जी तो जी, देख ही रहे हैं, क्या लगता हाँ है अभी बीजेपी डिक्लेयर की हुआ है। संभावना बीजेपी है की सर? नहीं नहीं संभावना नहीं है। मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था, देखिए कड़वी बात हो जाएगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी अलर्ट हो जाए, अभी 1 महीना है वोटिंग में। 5 में से एक भी राज्य शायद भारतीय जनता पार्टी ना जीत पाए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। एक भी राज्य, देखिए वेस्ट बंगाल में संभावना बहुत कम है, वहाँ ममता दीदी जीतेंगे, अभी सर्वे भी आ गए सारे लगभग। सीटें कम हो जाएंगी ममता दीदी की, लेकिन सरकार बन जाएगी आराम से। बीजेपी की कुछ सीटें 10-20 सीटें शायद बढ़ जाएंगी, लेकिन सरकार ममता दीदी बनाएंगी। जी रह गया केरलम। केरलम में तो कुछ है ही नहीं, वहां पर कांग्रेस से सरकार बनने की संभावना ज्यादा लग रही है। पुडुचेरी भी कांटे की टक्कर है, हो सकता है वहां बीजेपी बनाए, हो सकता है ना भी बने। उसके बाद रह गया असम। असम में भी बहुत क्लोज फाइट है, और जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा जी के खिलाफ माहौल बन रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपर कास्ट जा रहा है, उसका भी एक बड़ा डेंट वहां पड़ सकता है। तो रह गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो समय पता है कि डीएमके की सरकार बननी तय है वहां पर, मतलब गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो इन 5 राज्यों में मुझे लग रहा है कि किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की संभावना बहुत, ऐसे नहीं बोल सकते श्योर शॉट है,
1 या 2 राज्य हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले। असम में थोड़ी संभावना लग रही है। वो कुछ वोट गड़बड़ करके या वोट एसआईआर में हटा करके या और तरीके से। अदरवाइज़ भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई एज नज़र नहीं आ रहा है। हुँ, और अगर वेस्ट बंगाल में इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, सब कुछ करने के बाद भी, तो एक मैसेज चला जाएगा कि भई देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है। हुँ, और अपर कास्ट का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इसको कि क्या अपर कास्ट ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट किया? क्योंकि शायद वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वोट ना करें, लेकिन जिन राज्यों में सरकार नहीं है या बन सकती है, वहाँ पर शायद हो सकता है कि वो सरकार ना बनने दें भारतीय जनता पार्टी की, ताकि शायद केंद्र सरकार को, बाकी राज्यों की सरकारों को मैसेज चला जाए कि भई आपको अब उनके बारे में सोचना पड़ेगा। करेक्ट। आपको उनको सिर्फ़ ये नहीं कि 10% हमने आरक्षण दे दिया, बात खत्म हो गई, ये नहीं चलेगा। आपको व्यापार की स्थिति के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको बेरोज़गारी के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको महँगाई के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी कौन करती है? अपर कास्ट के लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, उनके बच्चे करते हैं। सरकारी नौकरी है ही नहीं। हुँ, तो अल्टीमेटली वो कास्ट या वो ग्रुप जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, अगर वो वोट नहीं करेगा, तो पाँचों में से किसी भी राज्य में सरकार बनने वाली नहीं है। वैसे भी ज़्यादातर राज्यों में सरकार है नहीं बीजेपी की। संभावना भी बहुत कम है, बहुत कम। एक चीज़ और सुनने में आती है कि बीजेपी हमेशा वोट चोर भी कहा जाता है। हाँ, वो तो देखिए कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है और मैं ये मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि ईवीएम तो हैक नहीं है, जी, लेकिन हाँ, दिमाग हैक कर रखे हैं लोगों के। अब क्योंकि ईवीएम हैक नहीं है, इसीलिए शायद उनको एसआईआर करना पड़ा, इसीलिए वोट चोरी के लिए दूसरे रास्ते अपनाने पड़े। क्योंकि अगर ईवीएम हैक होती तो फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी ना। हुँ, तो मैं ये बात 10 साल पहले से बोल रहा हूँ कि ईवीएम हैक नहीं, दिमाग हैक है। लेकिन लोग नहीं मानते थे, लोगों को लगता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये है। मैं ये बोलता था कि इतने लार्ज स्केल पर ईवीएम में हैकिंग नहीं हो सकती है। बिल्कुल। बाद में पता चला कि वो ईवीएम हैक नहीं है, जैसे राहुल गांधी जी ने प्रेजेंटेशन दी कि डुप्लीकेट वोट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ते हैं। हुँ, प्लस वोट शिफ्ट हो जाता है। आज वो व्यक्ति बिहार में वोट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, थोड़े दिन बाद वो यूपी में वोट कर रहा है, फिर वो हरियाणा में वोट कर रहा है। एक ही वोटर घूम रहा है। तो हुँ, अगर मान लीजिए हर विधानसभा में 5-5, 10-10 हज़ार वोट ऐसे मूव कर दिए, तो जो कांटे की टक्कर है, जहाँ पर 2-4 हज़ार वोट से हार जीत होती है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। बिल्कुल, तो अगर ईवीएम हैक होती तो ये सब नहीं करना पड़ता। करेक्ट। तो ये तो कन्फर्म हो गया ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है तो हुँ, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो वोट चोरी करने की कोशिश हो रही है। अब हुँ, वोट काटे जा रहे हैं। हुँ, पहले वोट ऐड किए गए, अब वो डिलीट कर रहे हैं। जी, डिलीट क्यों कर रहे हैं? ताकि जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का वोट है, हुँ, जो बीजेपी को नहीं मिलता, वो काट दो। जी, अब वो व्यक्ति 5 साल वोट ही जोड़ने में लगा रहेगा, वो सबूत देने में लगा रहेगा, अननेसेसरी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहेगा। कम से कम 5 साल के लिए शांति मिल जाएगी। लेकिन जी, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, हुँ, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये सोचे कि हम वोट चोरी करके, वोट काट के, वोट डिलीट करके, वोट ऐड करके लंबे समय तक हम सत्ता में रह लेंगे, वो नहीं होता है। बिल्कुल। एक जिस दिन जनता को समझ में आ गया, उस दिन जनता उखाड़ और फेंकेगी। शायद नज़र आ भी रहा हाँ, है नज़र आ मुझे। रहा है जनता को, क्योंकि हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने जब की तो बहुत बड़ा उससे ब्लास्ट हुआ, उसको एटम बम बोला गया। और अभी भी कई जगह पर ऐसा चल रहा है कि राहुल गांधी जी की टीम लगी हुई है हुँ, देखने में और कहाँ-कहाँ वोट चोरी हो रही है। और अभी थोड़ा बूथ पर भी स्ट्रांग हो गई है टीम सभी पार्टियों की, तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी दिक्कत आएगी। बिल्कुल। वैसे एक पॉडकास्ट के दौरान आपने कहा था कि केजरीवाल जी के बारे में, झूठे हैं, बेईमान हैं। आज हम कांग्रेस परंतु में बात अब कर रहे हैं, हम केजरीवाल पे ना ही बात करें तो ठीक है। अब तो फिर भी देखिए, मैं बोल देता हूँ। मतलब मैंने कोर्ट बोला ने था, कहीं मैंने न कहीं उन पॉडकास्ट पे किया था, मुझे याद है हाँ, शायद 6 महीना पहले किया होगा। हुँ, अ, अब तो कोर्ट ने ही बोल दिया। बिल्कुल उन्हें तो अगर कोर्ट ने कह दिया कि केस नहीं बनता है, तो फिर मैं या आप कौन होते हैं अब ये बोलने वाले कि वो गलत है कि सही है। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल शातिर हैं बहुत। उन्होंने अपना दिमाग लगा करके कैसे प्रूफ गायब किए, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ था। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों को, कि जब वो काम करते हैं तो कुछ व्हाइट ब्लैक होता ही है। हुँ, मतलब सारा व्हाइट में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। तो हमारे देश में तो क्या, दुनिया में ये कानून है कि जो पकड़ा जाए वही चोर है, जो नहीं पकड़ा गया उसे सबूत उसे चोर थोड़ी बोलेंगे। तो आज अगर अरविंद केजरीवाल जी को बरी कर दिया गया, कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, कोई केस प्राइमा फेसी नहीं बनता है, तो हमें भी उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। करेक्ट। और इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में एक रिवाइवल आ सकता है, हुँ, बशर्ते कि वो मेन मुद्दों पर बात करें। बट अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि दिल्ली में तो वो काम ही नहीं कर रहे, पंजाब और गुजरात में ज़्यादा काम कर रहे हैं। गुजरात में संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि गुजरात बीजेपी का एक गढ़ है। हुँ, जहाँ भी किसी राज्य में भी किसी पार्टी के 50% ज़्यादा वोट होंगे, हुँ, वहाँ उसको हराने के लिए मतलब बहुत बड़े स्केल पे काम करना पड़ेगा, करेक्ट। मास मूवमेंट करना पड़ेगा। जब तक कोई जन आंदोलन ही ना खड़ा हो, तब तक हुँ, नहीं होता है। और गुजरात में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट 50% से ज़्यादा है।
तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़ा कुछ हो पाएगा। पंजाब में शायद हो सकता है, अगर कांग्रेस ने अच्छा किया, और मैं कांग्रेस के नेताओं को भी कहना चाहूँगा कि ये मौका है। अगर कांग्रेस ने बढ़िया तरीके से रणनीति बनाई, अपनी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको समाप्त कर लिया, तो पंजाब भी आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं है जीतना। और अगर आम आदमी पार्टी इतना सब होने के बाद भी, अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट मिल जाने के बाद भी पंजाब हार जाती है और गुजरात में कुछ बढ़िया नहीं कर पाती या फॉर्मिडेबल फोर्स नहीं बन पाती, तो आम आदमी पार्टी का भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। शायद वो राष्ट्रीय पार्टी भी ना रहे। तो धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का डाउनफॉल है। अगर वो बाउंस बैक कर सकते हैं, तो यही समय है उनके पास। बाउंस बैक करें, अपनी नीतियाँ जनता के सामने रखें। लेकिन कोर्ट ने जो कहा वो कहा, लेकिन जनता से जब मैं बात करता हूँ ना, पब्लिक को लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ की है। बिल्कुल, मतलब वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर एक्सेप्ट पाएंगे। मतलब उन्हें लग रहा है कुछ तो था। जैसे हाँ। शीश महल का मुद्दा तो था ही। उस पर तो बिल्कुल। किसी ने भी उन्हें क्लीन चिट नहीं दी ना। जी। क्यों, क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा घर बनाने की, उसका कोई लॉजिक नहीं है। और आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं नहीं, मोदी जी तो अपना घर बना रहे हैं, राजमहल बना रहे हैं। अरे मोदी जी बना रहे हैं, उन्होंने थोड़ी कहा था मैं छोटे घर में रहूँगा। आप मोदी जी से क्यों कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? आपने कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ गठबंधन नहीं करूँगा, मैं बड़ा घर नहीं बनाऊँगा, हम लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो फिर जब आपने वो सब कहा, तो आपकी कथनी करनी का अंतर पता चल गया ना। बिल्कुल। और कई सांसदों से मैं मिला जो आम आदमी पार्टी में थे पहले, अभी वो कांग्रेस में हैं। कई और नेताओं से मिला, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बड़ा अंतर है। नेताओं में वैसे सब में ही होता है, जो कहना और करने में फ़र्क होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क होगा कि आपकी कथनी करनी का अंतर दिखने लग जाए, तो फिर वो ठीक नहीं रहता। बिल्कुल। उनका तो एक ही था कि आप आम आदमी से उठ के आए हाँ, हैं। मतलब मैं आम आदमी हूँ। मैं आम आदमी क्या है, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम ये जी। नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। बाद में पता चला अरविंद केजरीवाल के साथ 50 गाड़ियाँ चल रही हैं सुरक्षा में। अब वो कहते हैं नहीं जी, रेखा गुप्ता जी के साथ भी तो चल रही हैं। अरे तो रेखा गुप्ता ने कब कहा कि मैं सुरक्षा नहीं लूँगी? उन्होंने तो नहीं कहा, बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, हम बड़ा घर नहीं लेंगे। आप उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और अगर आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं, तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है ना। बिल्कुल। तो फिर उनको चुनकर क्या ठीक है, फिर हम बीजेपी को चुन लें या कांग्रेस को चुन लें, फिर आम आदमी पार्टी को क्यों चुना जाए? बिल्कुल। आम आदमी का एक टैग था कि एक पार्टी विद द डिफरेंस है। और मेजर चेंज था उस दौरान आम हाँ, आदमी, मतलब आम जनता के लिए बहुत मेजर चेंज जनता था के कि लिए था। एक व्यक्ति जनता से उठकर हमारे लिए खड़ा और हुआ। जो लोग आए, जो आम आदमी पार्टी में शुरू में आए, वो लोग सच में आम आदमी थे। लेकिन बाद में क्या किया? आज भी आम आदमी पार्टी के एमएलएस का अगर रिकॉर्ड निकाल के देखें ना, कोई भी व्यक्ति निकाल के देखे, मेरी बात की नहीं कि मैं कह रहा हूँ, उनके वर्तमान विधायकों में से दिल्ली में जितने भी जीते उनमें से आधे ज्यादा दूसरी पार्टियों के होंगे। या तो कांग्रेस से आया होगा, या बीजेपी से आया होगा, या कहीं और से आया होगा। वो उनके ओरिजिनल लोग नहीं है। क्यों नहीं है ओरिजिनल लोग? क्योंकि आपने भी वही किया। दूसरे भाई शोएब इकबाल साहब यहाँ से भी एमएलए हैं, और उनके बेटे अब यहाँ से भी एमएलए, आम आदमी पार्टी से भी, कांग्रेस से भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अल्टीमेटली वो आम आदमी वाला ठप्पा हट गया। लगा कि एक और पार्टी है जैसे बाकी पार्टियां होती हैं, तो ठीक है। अब जनता को समझ में आ रहा है, क्लीन चिट मिलने के बाद भी कोई इतना सेलिब्रेशन नहीं किया ना जनता ने। बिल्कुल नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को इतनी बड़ी क्लीन चिट मिली, मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिली, तो जनता को सड़कों पे उतर जाना चाहिए था दिल्ली की। कोई नहीं उतरा सड़कों पे, तो समझ में आ गया कि अब जनता में उतनी पकड़ नहीं रही है। बिल्कुल। तो सर, आज आप वर्तमान की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या भारत की राजनीति सही डायरेक्शन में जा रही है? राजनीति को, ये तो बड़ा गहरा सवाल आपने कर लिया। देखते कैसे हैं वर्तमान में? अगर मैं इस संदर्भ में देखूं कि विश्व में जो हो रहा है उससे कंपेयर करें भारत को, तो भारत की स्थिति फिर भी बहुत बेहतर है। क्योंकि दुनिया इस समय बहुत उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं गृह युद्ध चल रहे हैं। हमारे अगर आसपास में देखें तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका है, नेपाल में हो चुका है। मतलब आसपास बहुत अनसर्टिनिटी है। ऐसी स्थिति में भारत फिर भी इंटैक्ट है। भारत में कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ, ठीक है, थोड़े बहुत आंदोलन होते रहते हैं, सरकार के खिलाफ भी कुछ माहौल बनता रहता है। जैसे मैंने बताया, कर्जा मुक्ति एक बड़ा मुद्दा है जिस पे हम काम कर रहे हैं। व्यापारियों की स्थिति खराब है, लेकिन राजनीतिक रूप से भारत स्थिर है। भारत को अस्थिर नहीं कहा जा सकता। और भारत के नेता चाहे कितने ही खराब हो जाएं, कितने ही करप्ट हो जाएं, जनता का कंट्रोल रहेगा। क्योंकि भारत की जनता बहुत पॉलिटिकली मैच्योर है। खासकर से अगर हम साउथ की, तो चलो मैं इतना नहीं जानता या नहीं इन्वॉल्व होता, लेकिन नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल मैच्योरिटी बहुत है। तो कोई नेता ये सोचे कि हम जनता को मूर्ख बना सकते हैं, ये संभव नहीं है। जो अब्राहम लिंकन ने कहा था ना, यू कैन मेक फूल ऑफ समवन समटाइम्स, बट यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ एवरीवन एवरी टाइम्स। कुछ लोगों को कभी कभी मूर्ख बनाया जा सकता है, बट हर किसी को हमेशा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो नॉर्थ इंडिया की पब्लिक को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, और पब्लिक अपना विकल्प ढूंढ लेती है। अगर कोई भी नेता ये सोचे कि भाई मैं तो परमानेंट हो गया और मेरा तो कोई विकल्प है नहीं, मैं ही रहूंगा, चाहे मैं ये करूं वो करूं, तो जनता वही करती जो बीजेपी के साथ हुआ। 240 सीटों पे आगे, 400 का पार का नारा दिया था, 240 पे आ गए। तो क्यों हुआ ऐसा?
क्योंकि जनता अवेयर है। बिल्कुल। जनता को ये मालूम है कि हमें अपनी राजनीति को मतलब कैसे करनी है राजनीति, और राजनेताओं को कितनी फ्रीडम देनी है, कितना हावी होने देना है, कितना नहीं होने देना। बिल्कुल। तो भारत की राजनीति वर्तमान में स्थिर कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं है। आने वाले समय में भविष्य में 2 बड़े मेजर चेंज आने वाले हैं पॉलिटिक्स में, जो मैं बार-बार कहता भी हूँ कि 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, जिसमें कि विधानसभा और लोकसभा की सीटें बढ़ जाएँगी और लगभग 1.5 गुना हो जाएँगी। मतलब अगर किसी राज्य में, जैसे दिल्ली का एग्ज़ाम्पल लें, 70 विधानसभा सीटें तो यहाँ 100 होने वाली हैं। जी। यूपी में 403 सीटें हैं, तो वहाँ शायद 600 के आस-पास सीटें हो जाएँगी, मतलब 1.5 गुना सीटें हो जाएँगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले समय में भले ही 2027 का यूपी का चुनाव 403 सीटों पर ही होगा, लेकिन 2027 के बाद 2032 का चुनाव, तब सीटें बढ़ जाएँगी। तो अगर सीटें नई आती हैं, तो जब भी जिस दौर में भी हर 30-40 साल बाद ऐसा होता है, जी। जो लोग नए आना चाहते हैं राजनीति में, उनके लिए वो सही दौर होता है। क्योंकि आपको नई सीट मिल गई, आपको किसी पुराने नेता से कम्पीट नहीं करना है, बिल्कुल। पुराने नेता से लड़ना नहीं है, आपके लिए नई सीट तैयार हो रही है। तो इधर नई सीट तैयार हो रही है, इधर आप तैयार हो जाइए। तो अगर मान लो किसी को 2032 में एमएलए बनना है यूपी से, तो उसके लिए राइट टाइम है, अभी से वो तैयारी कर ले। 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, जो परिसीमन हो जाएगा, 2027 में पता चल जाएगा कितनी सीटें बन गई हैं, 2032 में उनके आधार पर चुनाव होगा। और लोकसभा का भी चुनाव शायद 2029 का उसी आधार पर हो, सीटें 80 की बजाय 120 हो जाए। तो नई लोकसभा की सीटें बढ़ रही हैं, नई विधानसभा की सीटें आने वाली हैं, और सब राज्यों में आने वाली हैं। जी। कई राज्यों में कुछ संख्या कम होगी, कईयों में बढ़ेगी, लेकिन ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में बढ़ेगी क्योंकि आबादी ज्यादा है। तो उससे नए लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। जिन राज्यों में सीटें घटने वाली हैं, वहां नुकसान भी होने वाला है। तो भारत की राजनीति में भविष्य में एक बड़ा चेंज ये आने वाला है। दूसरा जो बड़ा चेंज आ रहा है या वर्तमान में दिख रहा है, जनता थोड़ी सी ना नेताओं से नफरत तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी सी दूर दूर जा रही है। मतलब एक ट्रस्ट नहीं बना पा रही है वो। ट्रस्ट, नेता और जनता के बीच का गैप बढ़ रहा है। मतलब जनता की लाइफ बिल्कुल अलग है, नेता की लाइफ बिल्कुल अलग है। नेताओं के बच्चे अय्याशी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मतलब कहना नहीं चाहिए, वर्तमान सरकार में ही है, मंत्री हैं, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेश अपनाओ, स्वदेश अपनाओ बोलते हैं, और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। जी। मतलब कितना दोगलापन की कोई लिमिट तो होती है, वो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि भाई स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी अपनाओ का क्या मतलब होता है? स्वदेशी का मतलब तो यही हुआ ना कि आपके बच्चे अपने देश में रहे, लेकिन आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। आप तो विदेशी गाड़ियों में घूम रहे हैं और आप कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। और ये बात प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है। बिल्कुल होती है। प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में घूमते हैं वो विदेशी है, और प्रधानमंत्री जो चश्मा लगा रहे हैं वो भी विदेशी है, जो पेन यूज कर रहे हैं वो भी विदेशी है, और प्रधानमंत्री मन से बोल रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, तो लोग क्या मानेंगे इसको? और फिर कहते हैं मेरी बात का असर नहीं हो रहा। तो असर क्यों होगा? लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप सिर्फ कह रहे हो, आप मान नहीं रहे इसको। जो नेता सदन में खड़े होकर के बोल रहे हैं वो इतना गाय की रक्षा करो और ये करो और वो करो, और वो ऐसी कंपनी की बेल्ट पहन रहे हैं जो गाय के चमड़े से बनी है। करेक्ट। और फिर वो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो जनता हमारी बात सुन नहीं रही। तो क्यों सुनेगी भाई? तो जनता और नेता के बीच में एक बड़ा गैप आ गया है, और ये गैप पिछले 10-12 साल में बढ़ा है। पहले भी था, ऐसा नहीं, पहले नेताओं की लाइफ अलग नहीं थी और जनता की अलग नहीं थी, लेकिन पहले गैप नहीं था उतना। बस ऐसा भी तो हो सकता है सर, उस दौरान सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, ज्यादा जागरूक नहीं थे। दूसरा नेता भी ये मानते थे कि हमें ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। अभी नेताओं को भी नेता हवा ही है, हेलीकॉप्टर से आएंगे, रैली करेंगे, निकल जाएंगे, जनता से मिलना ही नहीं। क्यों? पता है, मोदी जी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, ऐसे वैसे वोट तो मिल ही जाएंगे, जिसको वोट देना दे देगा। तो जनता और नेता के बीच में जब कनेक्ट कम होता है, तो ऐसे में होता क्या है, दो काम होते हैं। या तो जनता का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है पॉलिटिक्स में, यानी वोटिंग परसेंटेज गिरेगा, जनता ज्यादा नेताओं पर भरोसा खत्म कर देगी, तो शायद वोट डालने ना निकले। या फिर दूसरा होगा, जनता उन नेताओं के खिलाफ खड़ी हो, यानी जनता में से ही नेता निकले, कि जनता के भी नहीं, अब हमें ये पुराने नेता नहीं चाहिए, नए नेता चाहिए। जैसे नेपाल में हुआ कि एक नई पार्टी बनी और उसमें सारे इंडिपेंडेंट ही थे, स्वतंत्र पार्टी ऑफ नेपाल। स्वतंत्र पार्टी नाम ही उसका स्वतंत्र पार्टी था, सब स्वतंत्र है। जो नेपाल में हुआ उससे क्या हमें सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। मैंने तो बार बार बोला है कि अगर नेता अपने वादे नहीं निभाएंगे, तो जो श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में, भारत में होगा। क्योंकि नेता बोल तो कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। नेता के बच्चे अय्याशी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बच्चों को, बाकी जनता के बच्चों को बोल रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करो। तो भाई अपने बच्चों को भेजो ना रैली में सबसे पहले। बिल्कुल। अगर नेता कोई हिंदू मुस्लिम करता है, तो सबसे पहले जनता को उससे पूछना चाहिए कि क्या आपके बच्चे उस रैली में आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो आप हमारे बच्चों को क्यों मरवाना चाहते हो? नहीं, उसके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे। और जिन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं,
वर्तमान में वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, किसी भी पद पर हो, तुरंत उनको सदन से, विधानसभा से बाहर कर देना चाहिए कि जब तुम्हें भारत की शिक्षा नीति पर भरोसा नहीं है, भारत की एजुकेशन सिस्टम पर, स्कूलों पर भरोसा नहीं है, आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप भारत के सांसद, विधायक, मंत्री कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। आप जाइए, बिजनेस करिए अपना। आप तो भारत में रहते हैं, भारत में वोट लेते हैं जनता से, भारत में चुनाव लड़ते हैं, और आपके बच्चे जाके विदेशों में पढ़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको भारत की शिक्षा नीति पर भरोसा नहीं है। करेक्ट। आप शिक्षा ठीक करिए ना। तो मैं समझता हूँ कि जनता और नेता के बीच का गैप अगर ये बढ़ेगा तो नुकसान होगा। बिल्कुल। तो अभी सर जैसे लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, जी, परंतु जी। वह प्रस्ताव गिर गया है। हाँ, वो तो देखिए गिर ही जाना था, वो तो सरकार के पास बहुमत है तो गिर ही जाना था। तो उससे क्या है? गिरेगा ही वो तो। तो मतलब कहीं न कहीं इस अविश्वास प्रस्ताव लाने का उद्देश्य ही क्या था अगर गिरना ही था? हाँ, ये सवाल बन सकता है कि क्यों लाया गया? हाँ, मतलब लाए भी। देखिए क्या होता है, कई लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए नहीं लड़ी जाती हैं कि हम जीत जाएँगे। हुँ। कई लड़ाइयाँ इसलिए भी लड़ी जाती हैं कि इतिहास याद रखे कि हम लड़ रहे थे। जी। हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो मैं कह रहा हूँ उससे काम हो जाए, लेकिन मैं लड़ रहा था। वो एक शेर है ना कि मैं निहत्था ही सही, मौजूद था मैदान में, दुश्मनों को मेरी यही मर्दानगी अच्छी लगी। तो कई बार मैदान में डटे रहना भी ज़रूरी होता है। कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया कि विपक्ष ने किया पूरे वैसे तो, कि स्पीकर के बारे में ये बात आई, और भारत की सदन में हर बार नहीं हुआ है, शायद 3 या 4 बार ही ऐसा हुआ है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, और पिछले मतलब 20-30 साल में तो शायद पहली बार हुआ है। तो ये रिकॉर्ड में आ गया। सदन की जो भी कार्रवाई हुई वो रिकॉर्ड में आ जाती है। तो आज जी। से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद जब भी ओम बिरला जी के बारे में सर्च किया जाएगा, तो ये पता चलेगा कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो जब ये सर्च होगा लाया गया था तो क्यों लाया गया था? क्यों लाया गया था? तो कारण मिलेगा कि वो अपोजिशन को बोलने नहीं देते थे। लीडर ऑफ अपोजिशन को भी नहीं बोलने देते थे। फिर कार्रवाई देखी जाएगी कि क्या वाक़ई में जो उन पर आरोप लगे वो सही थे कि गलत थे? अच्छा, कार्रवाई आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, आरोप तो सच है। भले ही बहुमत बीजेपी के पास था, बहुमत सरकार के पास था, तो अविश्वास प्रस्ताव गिर ही जाना था, लेकिन मैसेज तो चला गया। करेक्ट। तो कई लड़ाइयाँ आप वर्तमान के लिए नहीं लड़ते हैं, कई लड़ाइयाँ सिंबॉलिकल होती हैं जो भविष्य के लिए होती हैं, और जो आपका स्टैंड क्लियर करती हैं कि आप कहाँ खड़े थे। क्या आप सत्ता की चाटुकारिता कर रहे थे उस समय पर, या आप सत्ता के विरोध में बोल रहे थे, भले आप उतने ताकतवर नहीं थे। जैसे मैं या आप, हम लोग ये पॉडकास्ट करते हैं या अलग अलग जगह चर्चा करते हैं, तो हम क्यों बोलते हैं? सिर्फ आज के लिए नहीं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जब लोग सुने इन बातों को तो उन्हें लगे नहीं, कुछ लोग थे जो सवाल कर रहे थे, बिल्कुल। जिनके सवाल जायज थे। तो ये सवाल जायज था, और ओम बिरला जी का जो कंडक्ट है एज ए स्पीकर, मैं भी उसको एंडोर्स नहीं करता हूँ। आप कस्टोडियन है सदन के, लेकिन आप कस्टोडियन है विपक्ष के। जी। सत्ता पक्ष तो ऑलरेडी ट्रेजरी बेंच है, उनके पास तो पावर है, सब कुछ है। आपको ज्यादा समय सत्ता पक्ष को ना देके विपक्ष को देना चाहिए। करेक्ट। आपको प्रधानमंत्री को जितना बोलने को देते हैं उतना ही लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने देना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा बोलने देना चाहिए। और बार बार उन्हें टोकना, कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो उस पर उन्हें बात ना रखने देना, और फिर आप अपोजिशन को डांटना। आप किसी भी सदन के कार्रवाई का पूरे महीने का रिकॉर्ड देखिए, उसमें कितनी बार उन्होंने विपक्ष को डांटा है और कितनी बार सत्ता पक्ष के नेताओं को, मंत्रियों को डांटा है, और उनके विधायक सांसदों को डांटा है। कुछ भी अनाप्शन आप बोलते हैं, पंडित नेहरू के बारे में कुछ बोलते हैं, इंदिरा जी के बारे में बोलते हैं, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं और स्पीकर बोलने दे रहे हैं, और इधर सिर्फ बोलने के लिए खड़ा ही होता है नेता, तुरंत टोकना शुरू कर देते हैं स्पीकर, नहीं आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते। अरे क्यों नहीं बोल सकते? सदन ही तो है बोलने की जगह। वहां रूल याद आ जाते हैं उनको। जब वो विपक्ष सत्ता पक्ष वाला बोलता है तो कोई रूल नहीं है उनके लिए। तो जब आप बायस होंगे, और जबकि चेयर ऑफ स्पीकर क्या है, वो एक न्यूट्रल चेयर है, न्यूट्रल चेयर है, बिल्कुल न्यूट्रल। अगर आप वहां न्यूट्रल नहीं रह सकते तो इससे पहले कि कोई अविश्वास प्रस्ताव लाए, आप खुद ही त्याग पत्र दे दो भाई, और फिर आराम से अपनी पार्टी का पक्ष रखो। इसमें क्या दिक्कत है? करेक्ट। वो पार्टी ले ही लेगी। पार्टी ले ही लेगी। पार्टी के तो नेता आप हो ही ना यार, पार्टी आपके खिलाफ थोड़ी बोलेगी। लेकिन आप, प्रॉब्लम ये है कि आप न्यूट्रल होने का दिखावा करो, ड्रामा करो कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, और फिर तो मैं समझता हूँ विपक्ष ने ठीक किया, और ये रिकॉर्ड के लिए ठीक रहा। आने वाले समय में लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से बायस होकर के काम हो रहा था। अभी जो SIR पूरे देश में चल रहा है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मतदाता सूची में जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है? अभी मैं पूर्व इलेक्शन कमिश्नर साहब को सुन रहा था, SY कुरैशी साहब को। उन्होंने कहा कि हमने 30-40 साल लगा करके इसको 99% इसमें विसंगतियां समाप्त कर दी।
अब सरकार कहती है 30 दिन में हम इसको पूरी तरह से 100% ठीक कर देंगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और एसआईआर में भाई इलेक्शन कमीशन के पास तो एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर ही नहीं है कि वो किसी की नागरिकता चेक करे, जज करे। जी। ये काम तो सरकार का है, गृह मंत्रालय का है, तो नागरिकता के बारे में तो उन्हें बोलना नहीं चाहिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि एक बार वंस फॉर ऑन ऑल ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। चलिए अब एसआईआर हो गया ना, जिन राज्यों में नहीं हुआ वहां भी करा के खत्म करो और एक बार सारी विसंगतियां समाप्त कर दो। और इलेक्शन कमीशन बोलते हैं ये हमारी लिस्ट जो है बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है, कोई गलत व्यक्ति नहीं है, किसी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नागरिक ना हो, सारी विसंगतियां समाप्त हो गई। तो वंस फॉर एन ऑल ये मुद्दा समाप्त कर दो, तो ठीक है एसआईआर होने दो, मैं उसमें विरोध नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, किसी भी एक भी नागरिक को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर मान लो बाई चांस उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है किसी भी कारण से, तो वो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके डॉक्यूमेंट्स वो अरेंज करवाए। अगर वो भारत का नागरिक है और नागरिक नहीं है तो फिर तो उनको तो वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो सर आप तो बहुत टाइम से राजनीतिक मुद्दे उठा ही रहे हैं, उन पे बहुत डेप्थ में जाके आप बात करते हैं। तो जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उनका कैसा भविष्य देखते हैं? अगर वो भविष्य में प्रधानमंत्री बने तो आपके अकॉर्डिंग कैसे रहेंगे? अभी मैंने बताया ना, भविष्य में तो क्या होगा ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक मैं एक बड़े व्यक्ति से मिला था 15 साल पहले लगभग, उनकी उम्र 75 साल थी, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि हम किसी को तब तक जज नहीं कर सकते जब तक वो किसी पद पर ना पहुंचे। तो मैंने उनसे कहा नहीं ऐसा तो नहीं होता, कुछ काबिलियत देख करके तो पद दिया जाता है। कहते नहीं, वो ठीक है, काबिलियत देख के पद दिया जाता है, वो अलग है, लेकिन वो काबिलियत होने के बाद भी वो पद के काबिल है कि नहीं है या कैसा रहेगा, वो पद पर जाकर ही पता चलेगा। तो वर्तमान में ये देख करके कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे हैं, ये जब वो बने तभी तो पता चला। तो कितने शानदार लीडर ऑफ अपोजिशन बने, उन्होंने कितने शानदार तरीके से अपनी बात रखी है। और अभी तो 2 साल हुए हैं और 2 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से मतलब सरकार को घेरा अलग अलग मुद्दों पर। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में याद रखे जाएंगे। अगर इसी रूप को मैं प्रधानमंत्री के रूप में देखूं कि कल को अगर राहुल गांधी 5 साल बाद 10 साल बाद, जो कि कंफर्म है बनेंगे, मैंने पिछली बार भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि आज नहीं तो कल 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, राहुल गांधी विल गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये श्योर है, वो बनेंगे। जब वो बनेंगे तब हम उनके काम को फिर जज करेंगे, और अगर काम में कमियां होंगी तो फिर जैसे हम मोदी जी पर अभी टीका टिप्पणी कर रहे हैं फिर उन पर करेंगे, और अगर वो अच्छा करेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उन्होंने अपना रोल प्ले किया, तो वो जनता के दर्द को, दुख को, समस्याओं को समझ रहे हैं, समाधान भी सजेस्ट कर रहे हैं सरकार को। तो जब वो सरकार में आएंगे तो मुझे लगता है कि वो जरूर उन समस्याओं की जड़ से निवारण करने का काम करेंगे। ऐसी उम्मीद भी है और ऐसा लगता भी है। बाकी क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, भविष्य में क्या होगा, राहुल गांधी जी खराब निकल गए तो अभी तो ये भी नहीं पता है कि राहुल गांधी जी खुद क्या सोचते हैं, वेदर ही वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर और नॉट, ये भी श्योर नहीं है। क्योंकि 1-2 बार उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया है, जबकि उन्हें क्लियर बोलना चाहिए कि यस आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मैं बनूंगा तो ये करूंगा। खुलकर कभी बोलते ही नहीं है, ये मैंने भी देखा है कि हाँ, मतलब वो शायद गांधी नेहरू परिवार का ये थोड़ा सा डीएनए में ही है। अभी उन्होंने एक रैली में बोल दिया कि भाई हम अमीर पार्टी नहीं है, अगर कांग्रेस अमीर बन गई तो हम बीजेपी की तरह हो जाएंगे। तो बात तो बड़ी गहरी बोली उन्होंने, ज्यादातर लोगों को ये बात समझ भी नहीं आई क्या बोला उन्होंने। इवन कई कांग्रेस ही मिले मुझे, मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई क्या बोला राहुल गांधी, कह रहे पता नहीं क्या बोल दिया उन्होंने, जबकि वो बहुत गहरी बात बोली उन्होंने, बहुत गहरी बात, लेकिन लोग नहीं समझते। तो कई बार इतनी गहरी बात बोलने वाला व्यक्ति हर एक के समझ में नहीं आता है, और जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हो सकता है देश की जनता को ही ना समझ में आए, बाद में पता चले कि यार कितना बढ़िया हीरा था और हमने उसको खो दिया या हमने उसे मौका नहीं दिया। बट हम जज कर सकते हैं कि शायद राहुल गांधी एक अच्छे नेता या अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी जो सिस्टर हैं प्रियंका गांधी जी, क्या लगता है? अभी तो बोला ना, सदन में भी लोग कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन उनको बना दो। मैं समझता हूँ कि प्रियंका भी अच्छी है। देखिए, 2 लोगों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। मेरा बेटा और बेटी हैं, दोनों अच्छे हैं। अब मैं कैसे बोलूँ कि उनमें से कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है? तो दोनों गांधी नेहरू परिवार से हैं, दोनों बेहतर हैं। प्रियंका बहुत सुलझी नेता हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से अपना भाषण रखती हैं। कटाक्ष जब करना होता है तो इतनी शानदार तरीके से करती हैं, ऐसा लगता है कि मतलब सामने वाले के पास जवाब नहीं होता, लाजवाब कर देती हैं। उन्हें देख के कई बार ऐसा लगता है इंदिरा गांधी जी की छवि। हाँ, इंदिरा गांधी जी की छवि भी, और दूसरा हमने तो इंदिरा गांधी जी को देखा नहीं, वीडियोस और फोटोज देखे, लेकिन ये है कि हाँ एक तेज तर्रार नेता है और एग्रेसिव है और टू द पॉइंट है, घुमा फिरा के बात नहीं करती है। सबसे बड़ी बात प्रियंका जी,
लेकिन राहुल जी अब इतने मैच्योर हो चुके हैं और जितना खुल करके बोल रहे हैं, हम्म आरएसएस के बारे में बोलना, बीजेपी के बारे में बोलना, ये आसान नहीं है। हम्म और वर्तमान में जो सत्ता बैठी है वो कुछ भी कर सकती है। उनके लिए जैसे राहुल गांधी जी सदस्यता छीन ली थी उन्होंने, तो कुछ भी करना उनके लिए मतलब बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, उनके इतने नेता बिकते जा रहे हैं, पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी सुनने में आया एक सांसद ने, आसाम के सांसद थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। और वही सांसद हैं जिन पर बीजेपी आरोप लगाती थी कि ये सबसे करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, नेक्सस चलाते हैं, यहाँ पर उगाही करते हैं। 1 साल पहले बोल रहे थे और आज उन्हें बीजेपी ने ले लिया अपने यहाँ। तो राहुल गांधी जी इतने के बाद भी टूट नहीं रहे। लगातार लोग छोड़ करके जा रहे हैं, अलग अलग लोग, खास लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके इतने खास थे वो चले गए, और भी बहुत सारे नेता गए, लेकिन राहुल गांधी जी अपने रास्ते से हट नहीं रहे। और राहुल गांधी जी इतना खुल के बोल रहे हैं, इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि वो ईमानदार व्यक्ति है। क्योंकि कोई बेईमान व्यक्ति सरकार से ऐसे नहीं लड़ सकता। अगर हम सरकार से सवाल कर पा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। अगर हमने कुछ गड़बड़ कर रखी हो, हमने कोई करप्शन कर रखा हो, तो हम कैसे सरकार से सवाल कर पाएंगे? तो ये तो कंफर्म है कि राहुल गांधी जी मजबूती से बात रख रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। बट प्रियंका जी और राहुल जी में कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोनों अलग अलग हैं और दोनों का तरीका अलग है। और प्रियंका जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगी कभी, तो बताएंगे, फिर उनको ऑब्जर्व करेंगे कि उन्होंने कैसा काम किया। तो क्या सर मोदी सरकार इस बार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या फिर समय से पहले गिर सकते हैं? कांग्रेसी तो चाहते हैं ज्यादातर कांग्रेसी चाहते हैं कि समय से पहले गिर जाए। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा था कि मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं, अगर वो खुल गए तो सरकार गिर जाएगी, मोदी जी को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन कह नहीं सकते, कुछ जा भी सकती है सरकार। मतलब कई लोगों को अजीब लगेगा कि 2026 में हम लोग बैठे हैं और 29 तक सरकार का कार्यकाल है। शायद ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाए, 2027 या 28 तक सरकार गिर जाए। क्योंकि जिस तरह से जो मुद्दे चल रहे हैं और जिस तरह से सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, तो हो सकता है कि जो गठबंधन के लोग हैं वो भी समझ जाएं कि अब नरेंद्र मोदी जी की राजनीति समाप्त हो रही है, तो गठबंधन में समर्थन वापस ले लें तो सरकार गिर जाएगी। तो संभावना तो है, बट ये नहीं कहूंगा कि अभी नियर फ्यूचर में अगले 2-3 महीने 6 महीने में कुछ हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के बारे में सबको पता चलता जा रहा है, जैसे विश्व गुरु बनने की बात की गई और अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए गए, अमेरिका को जवाब नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग, ठीक है, युद्ध में हमें इन्वॉल्व नहीं होना था, लेकिन कम से कम अगर ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया गया, जो उनके धार्मिक नेता भी थे, तो कम से कम उसको कंडोलेंस तो बनता था सरकार की तरफ से। सरकार ने शोक भी व्यक्त नहीं किया। तो ये थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी बनाई गई। लार्जर देन लाइफ छवि दिखाई गई, बट वैसा है नहीं। और ट्रम्प बार बार उनको जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं। उन्होंने बोला कि ईरान से तेल नहीं खरीदना तो नहीं खरीदेंगे, रशिया से तेल 30 दिन के लिए खरीद सकते हो तो खरीद लेंगे, मना कर दिया नहीं खरीदना तो नहीं खरीदेंगे। अमेरिका से महंगा तेल मिलेगा और ईरान से सस्ता मिलेगा, लेकिन ईरान से नहीं लेना है क्योंकि अमेरिका मना कर रहा है। तो अमेरिका अपना महंगा तेल बेचेगा, लाने में भी ज्यादा खर्चा आएगा, यहाँ से लाने में भी कम खर्चा आएगा। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने कुछ ऐसी नस दबा रखी है, जो राहुल गांधी जो ने, कई राज्यों की जो बात हो रही है, हाँ, राहुल गांधी ने सदन में कहा ना कि उनको चोक कर दिया गया, उनको पूरा तरह से घेर लिया गया है। अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ भी इधर उधर चलेंगे तो वो ऐसे कुछ राज है उनके पास जो खोल देंगे। मतलब उनका ये भी कहना है कि अमेरिका ही भारत को इस दौरान चला रहा है। हाँ, चला तो नहीं रहा, लेकिन दबाव इतना ज्यादा है कि जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। जबकि ट्रम्प ने भी एक बार बोला, डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी जी की राजनीति समाप्त कर सकता हूं, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं। तो इसका मतलब कुछ तो उनके पास ऐसा है जो राजनीति समाप्त हो सकती है मोदी जी की, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो ठीक है, वो उनकी सोच है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दौर सरकार के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है और आने वाला समय भी बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला नहीं है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं बता पा रहा हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। और जब भी कोई बड़ी क्रांति या बड़ा रिवोल्यूशन होता है तो वो आर्थिक संकट के बाद ही होता है। तो जब लोगों के जेब में पैसा नहीं रहेगा, जब लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, जब लोगों के पास कमाई का साधन नहीं होगा, जब बेरोजगार संख्या ज्यादा हो जाएगी बेरोजगार लोगों की, तो क्या करेंगे लोग? लूट पार करेंगे। तो सरकार के चीजें हाथ से बाहर हो जाएंगी, और बाहर हो जाएंगी तो क्या होगा? दो ही विकल्प होंगे, या तो सरकार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में सख्ती ज्यादा करेगी या सरकार हाथ खड़े कर देगी। दोनों ही केस में नुकसान होगा देश का। तो आने वाले समय में देश की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, पॉलिटिकली ठीक है, देश अभी स्थिर है, बट अस्थिरता के दौर से अभी तो कहते हैं ना समुद्र में घुसे हैं। अभी ज्वार भाटा आएगा, तूफान आएगा, तो देखेंगे कि जहाज का कैप्टन यानी नरेंद्र मोदी जी कैसे जहाज को चलाते हैं, पूरा चला पाते हैं नहीं चला पाते, पूरा टेन्योर पूरा कर पाते नहीं कर पाते।
ओके सर, हम एंड की तरफ हैं। जी। आप कांग्रेस को कोई सलाह देना चाहेंगे, कांग्रेस सरकार नहीं, को, कि नहीं वो भाई, अपने आप को किस तरीके कांग्रेस से इतनी अपना बड़ी सफल पार्टी है, मैंने पहले भी कहा था भाई हम कौन होते हैं सलाह देने वाले कांग्रेस को। बट हाँ, ये है कि कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि थोड़ा-सा एग्रेसिवली आपको आगे आना पड़ेगा। जो हुँ, नेता ज़मीन से जुड़ा है, मैं अभी सांसद से मिला था, पप्पू यादव जी से, जो जी। इंडिपेंडेंट सांसद हैं, उनके साथ पॉडकास्ट था। उन्होंने बड़ी बढ़िया बात बोली। उन्होंने कहा कांग्रेस सिर्फ एक काम कर ले, क्या? जिसको भी पदाधिकारी बनाना है, जिसको भी जिलाध्यक्ष बनाना है, एमएलए, एमपी बनाना है, कुछ भी, उसका अपना जनाधार होना चाहिए। हुँ, 10, 15, 20 हज़ार लोग अगर उसके साथ नहीं है, तो उसको ज़िम्मेदारी ना दीजिए। बिल्कुल। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस को जननायकों को तैयार करना चाहिए। मतलब ऐसे हुँ, लोग जिनका अपना बेस हो, अस्तित्व हो एक किसी भी तरीके से। आधार पर, चाहे हुँ, वो भले ही जातिगत भी हो, धार्मिक भी हो, वो भी चलेगा, लेकिन उसके आने से फ़ायदा होना चाहिए। करेक्ट। और दूसरा, लड़ाकू लोग चाहिए। डरने वाले, झुकने वाले, दब जाने वाले, बिक जाने वाले लोग नहीं चाहिए। हुँ, और जो व्यक्ति गलत काम करके या गलत तरीके से पैसा कमाएगा या गलत काम करे होंगे जीवन में, वो डरेगा ही। उसे डरना ही चाहिए। तो उसको तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या कोई भी नोटिस भेजना, तुरंत वो आपके पाले में आ जाएगा। बिल्कुल। तो कांग्रेस को ये बात समझनी पड़ेगी, जैसे राहुल गांधी जी है ना, मतलब अगर सलाह तो पता नहीं सलाह है या नहीं है, लेकिन जैसे राहुल गांधी जी हैं, हुँ, राहुल गांधी जी को अपनी कॉपी, कार्बन कॉपी तैयार करनी पड़ेगी, कम से कम 100-200। करेक्ट। ऐसे ही निडर लोग, हुँ, ऐसे ही दिलेर लोग जो खुल करके आरएसएस के सामने, बीजेपी के सामने डट के मुकाबला कर पाएँ, अपनी आइडियोलॉजी को मजबूती के साथ पकड़े रखें, जो डिगने वाले ना हों, जो बिकने वाले ना हों, जो डरने वाले ना हों, जो पीछे हटने वाले ना हों, और सब कुछ निछावर करने को तैयार हों। हुँ, क्योंकि लड़ाई है, ये एक तरह से धर्म युद्ध चल रहा है। आप सत्य के साथ हो कि असत्य के साथ हो, ये आपको तय करना पड़ेगा। और यहाँ न्यूट्रल होने का कोई रोल नहीं है, कोई जगह नहीं है। हुँ, कई लोग कहते हैं नहीं साहब मैं तो न्यूट्रल हूँ। नहीं, इस दौर में न्यूट्रल नहीं रहा जाता। वैसे तो किसी भी दौर में न्यूट्रल नहीं रहा जाता। बिल्कुल। न्यूट्रल लोग तो पाखंडी हैं। आपको पक्ष चुनना पड़ेगा। भई सत्य और असत्य में से न्यूट्रल कैसे रह सकते हो आप? हुँ, सही और गलत के बीच में आप कहते हो मैं तो न्यूट्रल हूँ, तो ऐसा नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं होता। अगर आप न्यूट्रल हो तो आप गलत के साथ हो, सीधी-सी बात है, मैं तो ये मानता हूँ। जी, कई लोग मुझे कहते हैं आप बायस्ड हो, हाँ, हूँ मैं। क्यों? मेरा पक्ष है, सत्य का पक्ष है। मैं सच्चाई के साथ हूँ। अगर देश में बेरोज़गारी है, तो मैं बोलूँगा बेरोज़गारी है। देश में महँगाई है, तो मैं बोलूँगा महँगाई है। हुँ, अगर मैं कर्ज़ा मुक्ति अभियान चला रहा हूँ और कर्ज़े के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो मैं सरकार से सवाल करूँगा। हुँ, गुजरात में मैंने रिवर फ्रंट मैदान पे कार्यक्रम किया, 20,000 ज़्यादा लोग आए। उसमें से 90% भाजपा के समर्थक हैं, जी, व्यापारी वर्ग है। मैंने राजकोट में कार्यक्रम किया, वहाँ पर 8-10 हज़ार लोग आए। वहाँ के गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला जी हमारे समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से समय लिया, मैं मिलने गया। हुँ, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी से मैं मिला। उनको मैंने समस्या के बारे में बताया और वो कहते हैं, "हमें तो पता ही नहीं है, ऐसा भी दिक्कत आ रही है।" तो आप मुख्यमंत्री हैं और आपके मुख्यमंत्री या सरकार चला रहे हो, आपको पता नहीं है। तो ये तो भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। बहुत तो बड़ा और है। कोई बोले तो आप कहते हो नहीं, बोलना नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। हुँ, और कांग्रेस को ये बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को आगे करे, कर भी हुँ, रही है कांग्रेस। कन्हैया कुमार को लेकर के आए हैं और भी कई नेताओं को लेकर के आए हैं। अभी कई पार्टियों से लोग आए जो बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं। तो धीरे-धीरे कांग्रेस बदल रही है। बस ये है कि इसको एक दौर पूरा आता है, एक हुँ, दौर है ये जिस दौर को निकालना पड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुछ लोग खड़े रहें, लड़ते रहें, डटे रहें, तो बदलाव आएगा। जनता भी मानेगी कि हाँ, कांग्रेस वाक़ई विकल्प है करेक्ट। और जब जनता मान लेगी तो कांग्रेस आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत-बहुत अच्छा शुक्रिया, लगा। और धन्यवाद। एक करंट मुद्दा जो उठना चाहिए उस पे बहुत डिटेल में आपने हमें बताया। अब ये हमारी जो ऑडियंस है, उन्होंने ये पूरा पॉडकास्ट देखा है। आप ऑडियंस के साथ-साथ एक जनता हैं, आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जितनी भी यहाँ राजनीतिक पार्टीज़ हैं, तो आप अपने सर एक राजनीतिक पॉलिटिकल ट्रेनर हैं, तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं, जान सकते हैं कि और क्या चेंजेस करना चाहिए। अगर आप एक नेता हैं और आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर-भर के कमेंट करिए। सर की टीम हमेशा वहाँ आंसर बिल्कुल, करती ही करेंगे भी है। और हमारे फ़ोन नंबर भी है 9315239008 इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके भी बहुत सारे सवाल, अगर आप कोई पार्टी जॉइन कर रहे हैं तो आपको उसके अप एंड डाउन्स पता होने चाहिए, सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, तो आप सर से कनेक्ट करिए जल्दी से जल्दी। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप डायरेक्ट उन्हें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे-राधे।